सुप्रभातम छात्रों। आज की कक्षा में हम एक आत्मकथात्मक उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे जिसके लेखक आनंद यादव हैं। आज की इस कक्षा में हम बात कर रहे हैं आपकी पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 के पाठ जूझ की, क्योंकि जूझ एक उपन्यास है जिसके लेखन के लिए लेखक आनंद यादव जी को 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए थोड़ा सा लेखक के बारे में जानते हैं। आनंद यादव का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था और इनका पूरा नाम आनंद रतन यादव है। इन्होंने मराठी एवं संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की और बहुत समय तक पुणे विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में भी कार्यरत रहे। इनके लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने उपन्यास, कविता व समालोचनात्मक विधाओं पर लेखन कार्य किया है और इनकी एक कृति है जिसका नाम है नटरंग, बहुत ही चर्चित रही है। जूझ उपन्यास पर इन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए अब चलते हैं पाठ की ओर। और उपन्यास की जो ये कहानी है ये बहुत बड़ी है, सारगर्भित है। यहाँ पर सारांश रूप में हम कहानी को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जूझ कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है और लेखक का जो प्रयत्न था उसका क्या हुआ। तो आइए जानते हैं। ये जो अंश है वो लेखक के बहुत चर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का एक अंश है और यहाँ पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि उपन्यास का रूप बृहद होता है, बड़ा होता है। अभी हम उपन्यास के एक अंश को पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा इसके पात्रों के बारे में भी जान लेते हैं। लेखक स्वयं इसमें एक पात्र हैं। इसके अलावा मास्टर सौंदलगेकर, दत्ताजीराव देसाई, लेखक की माँ, लेखक के पिता जिनको पाठ में दादा नाम से संबोधित किया गया है, वैसे उनका नाम रत्नाप्पा है और लेखक की माँ आदि के मुख्य पात्र हैं। और ये किशोर के जीवन संघर्ष की प्रेरणाप्रद जीवंत गाथा है कि किस प्रकार संघर्षों के बावजूद लेखक पढ़ाई के प्रति जागरूक व संवेदनशील थे और पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने पढ़ने का प्रयास किया और इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने के लिए लालसा धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुलाहट सुनी जा सकती है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया और खेती के काम में झोंक दिया कि जाओ, तुम पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करोगे, तुम्हें केवल खेत का काम करना है। लेकिन लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए तड़पता था। उनके अंदर तड़पन थी, परंतु पिता से कुछ कहने की हिम्मत वो नहीं रख पाते थे, क्योंकि उनके जो पिता थे वो उग्र स्वभाव के थे और कभी कभी पिटाई भी कर देते थे। और उन्हें विश्वास था, लेखक को विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उससे मिलने वाला जो लाभ था वो धीरे धीरे घट रहा था। और लेखक की उम्मीद थी कि पढ़ने के बाद नौकरी लग जाने पर उनके पास कुछ पैसे आ जाएंगे और इस प्रकार से उनका घर का खर्चा चल जाएगा। लेकिन उन्होंने देखा कि ईख पेरने का काम भी संपन्न हो गया, लेकिन उनके जो विद्यालय जाने की बात है उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक दिन लेखक ने देखा कि उसकी माँ धूप में कंडे थाप रही थी, तो उन्होंने अपनी माँ की मदद करने के लिए बाल्टी उठाई और उसमें पानी भर भर के अपनी माँ को दे रहे थे और साथ ही उनको लगा एक अच्छा मौका है। तो मौका देख कर के लेखक ने अपनी माँ से पढ़ाई की बात की और माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि तू पढ़े, लेकिन तेरा जो बाप है उससे बात करने की हिम्मत किसकी है? उससे अगर बात करेंगे तो वो सुअर की तरह गुर्राएगा, अर्थात बहुत ज़्यादा क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा।
फिर लेखक ने सुझाव दिया कि वो दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। दत्ताजी राव सरकार उस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनकी बात हर कोई मानता था। तो माँ तैयार हो गई और बच्चे की तड़पन समझती थी, वो जानती थी कि बच्चा पढ़ने के लिए कितना उतावला है। तो फिर उसने रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए वो दत्ताजी राव देसाई के पास गई और उनसे सारी बातें बताई। उसने ये भी बताया कि किस प्रकार से वो जो है उसका पति दादा, जिसका नाम रत्नापा है, सारे दिन इधर उधर घूमता रहता है और एक महिला है रखमाबाई, उसके पास जाता है, खेतों में भी काम नहीं करता है। और उसने बच्चे की पढ़ाई के लिए इसलिए मना किया ताकि वो आज़ादी से पूरे गांव में घूमता रहे और बच्चे खेती का घर का सारा काम करते रहें। ये बात सुनकर देसाई चिढ़ गए और उन्होंने चलते चलते लेखक से कहा कि यदि वो पढ़ना चाहता है तो अब थोड़ा समय बचा है, वो स्कूल जाए और पढ़ ले। उसके पिता से वो बात कर लेंगे। साथ ही उससे ये भी कहा कि जब तुम्हारे पिता घर पर आए तो उनको बता देना कि राव ने उन्हें बुलाया है। और इस प्रकार ये सब बातें करके उनकी माँ को और लेखक को घर भेज दिया। और जैसे ही रात को दादा यानी रत्नापा घर पर आए तो उनसे कह दिया गया कि उनको जो है दत्ताजी राव देसाई जी ने बुलाया है। और देसाई के घर जाना सबके लिए सम्मान की बात थी, क्योंकि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, समझदार भी थे। और ये सुनकर के दादा तुरंत जो है अपने घर से उनके घर के लिए चल पड़े। और जैसे कि पूर्व में लेखक की माँ से दत्ताजी राव की वार्ता हुई थी, उसके क्रम में आधे घंटे बाद लेखक भी खाना खाने के बहाने अपने पापा को बुलाने चले गए। और राव ने लेखक से पूछा कि वो कौन सी कक्षा में पढ़ता है। तो उसने बताया मैं 5वीं में था, पर स्कूल नहीं जाता हूँ क्योंकि दादा ने मना कर दिया है। उन्हें खेती में पानी लगाने वाला चाहिए था और काम करने वाला चाहिए था। तो राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया और माना इस बात को कि हाँ, वास्तव में उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए मना किया है, विद्यालय नहीं भेजा है। और जब पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो बहुत सारे तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि ये पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है, साथ ही ये कंडे बेचता है, चारा भी बेचता है, कभी कभी सिनेमा देखने चले जाता है, जुआ भी खेलता है और खेती व घर के कामों में भी ये ध्यान नहीं देता है। इसलिए उन्होंने जो है उसे पढ़ने से मना कर दिया है कि यदि वो ये सब करेगा तो उसको नहीं पढ़ाएंगे। उसके इन सारे कथनों को दत्ताजी राव देसाई ने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने कहा कि देख, ऐसा नहीं है, बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने लेखक को वहाँ से जाने के लिए कहा। लेखक अपने घर चले आए और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बातें दादा से कही और कहा कि देख, बच्चा है, खेलेगा कूदेगा भी, जंगल में भी जाएगा, कभी कभी सिनेमा देखने भी जाया करेगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन केवल ये तर्क दे करके बच्चे की पढ़ाई बंद कर देना ये अनर्थ है अपने आप में, इसलिए तुम ऐसा नहीं कर सकते। कल से उसको विद्यालय भेज देना और यदि वो विद्यालय में जा कर के नहीं पढ़ता है तो फिर उसकी जो है शिकायत मुझसे करना। फिर मैं देखता हूँ फिर वो किस प्रकार से मना करता है पढ़ने लिखने के लिए। लेकिन केवल इस आधार पर मना मत करना कि वो जाकर के खेलता है, घर के काम नहीं करता है। तो इस पर दादा सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कल से उसको पाठशाला भेज देता हूँ। और फिर इतना कह करके रत्नापा वहाँ से
निकल गए और पाठशाला के लिए उन्होंने लेखक को कहा, कल से तुम पाठशाला चले जाना। साथ ही बहुत सारी शर्तें भी रखी। उन्होंने कहा, पाठशाला से जैसे तुम्हारी छुट्टी होगी तुम जो है तुरंत अपने घर आना और 1 घंटे तक पशुओं को चराना, और उसके साथ ही खेतों में ज़्यादा काम अगर हो तो पाठशाला से गैर हाजिर भी रहना पड़ेगा। लेखक ने इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया और लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़के थे जिनकी थोड़ी सी जान पहचान थी लेखक के साथ। शेष जो बच्चे थे वो अपरिचित थे, नए बच्चे थे, और लेखक ने पुरानी किताबों को अपने थैले में भर करके विद्यालय में रखा था। और कक्षा के जो शरारती बच्चे थे उसको परेशान कर रहे थे। कभी उसका गमछा छीन करके गुरुजी की मेज पर रख दे रहे थे, कभी उसका अन्य तरीके से मजाक उड़ाया करते थे, और उसे सिर पर लपेट कर उसके गमछे को कभी मास्टर जी की, गुरुजी की नकल उतारना शुरू कर देते थे। और इतने में मास्टर जी आ जाते थे तो लेखक ये सब बातें गुरुजी को बता देते थे, जिससे उनकी खूब धुनाई होती थी। और इस प्रकार से विद्यालय में उनकी शुरुआत हुई पुनः, और वो तरह तरह से परेशान रहते थे, उनका मन उदास रहता था, उनके पास नए कपड़े भी नहीं थे। फिर उन्होंने अपनी माँ से कुछ कपड़े मंगवाए और गमछा मंगवाया जो मैल खाओ रंग का था, यानी कि जो जल्दी से गंदा ना हो। धीरे धीरे उनका लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर जी थे, वो छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन लड़के की पीठ पर खूब जोर से घूंसा लगाते थे, तो जिससे जो है उनसे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते थे। वो गणित भी पढ़ाते थे। और एक गुरुजी थे मास्टर सौंदेलगेकर, जो मराठी पढ़ाते थे, और पढ़ाते समय वो स्वयं में रम जाते थे, एक तरीके से खो जाते थे, सुध बुध खो बैठते थे। उनका कंठ बहुत ही सुरीला था, वो बड़े राग से गाते थे, तन्मयता से गाते थे। छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी, और कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भावबोध भी कराते थे, एक्टिंग भी करते थे साथ में, और स्वयं भी कविता रचते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित थे। खेत पर पानी लगाते समय या पशु चराते समय वो गुरुजी की नकल करके कविताएं गाने का प्रयास करते थे, और उन्हीं की तरह अभिनय भी करते थे। उसी समय उन्हें अनुभव हुआ कि ये जो कविताएं हैं वो किस किस तरीके से पढ़ी जा सकती हैं। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उन्हें अकेलापन खटकता था, अकेलेपन का एहसास होता था, अब वो समाप्त हो गया है। उसे एकांत अच्छा लगने लगा अब, और एकांत में वो ऊंचे स्वर में कविता गाते थे, क्योंकि सुनने वाला कोई होता नहीं था। वो नृत्य भी कर सकते थे, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो फिर उनको कोई टोकने वाला भी नहीं था। और उन्होंने कविता गाने की अपनी एक पद्धति विकसित कर ली, और अभिनय के साथ वो लेखक रूपी बालक गाने लगा, और अब उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। और गुरुजी को लेखक का गायन अच्छा लगा, और उन्होंने जो है 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने भी उनसे गवाया। पाठशाला में एक समारोह हुआ, उसमें भी उसको गवाया। और गुरुजी चूँकि स्वयं कविता रचते थे, उनके पास मराठी कवियों की कविताएं थी, उनके काव्य संग्रह थे, और उन कवियों के संस्मरण भी वो सुनाते थे। इस कारण अब वो कवि उसे आदमी लगने लगे थे। अब यहाँ पर आदमी लगने का तात्पर्य ये है, उनको लगने लगा था कि जैसे गुरुजी एक सामान्य मनुष्य हैं, जब वो कविता रच सकते हैं, कविता की रचना कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ, और मुझे भी इसमें महारत हासिल हो सकती है। और वो निरंतर इस प्रयास में लगे रहे, और आगे चल कर के उन्होंने देखा कि उनकी जो कविताएं हैं वो
अच्छी तरह उनको गाने लगे और पढ़ने लगे। उनको विश्वास हो गया कि वो भी एक कवि बन सकते हैं और कवि की तरह गा सकते हैं, कविता लिख सकते हैं। और उन्होंने गुरुजी के दरवाजे पर एक मालती की बेल लगी हुई थी, उस पर भी एक कविता लिखी और लेखक ने मालती लता व कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वो अपने आसपास अपने गांव, खेतों आदि पर भी कविता बना सकते हैं। और फिर वो क्या करते थे कि भैंस चराते चराते वो फसलों, जंगली फलों पर तुकबंदी करने लगे। वो उन्हें जोर से गुनगुनाते थे और फिर गुरुजी को दिखाते थे। कविता लिखने के लिए वो कागज़ और पेंसिल रखने लगे। और कभी कभी ऐसा होता था कि उनके पास कागज़ और पेंसिल नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो खेतों में भी काम करते थे। तो ऐसा ना होने पर वो क्या करते थे कि लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा ले लेते थे और उससे जो है अपनी ही भैंस की पीठ पर ही लिखना शुरू कर देते थे। या फिर वहाँ पर आसपास यदि कोई पत्थर है तो पत्थर की शिला पर कंकड़ उठा करके, बारीक नोक वाला कोई कंकड़ उठाकर उससे लिखने लग जाते थे। और फिर जब वो कविता कंठस्थ उनको हो जाती थी तो उसको पोंछ देते थे। वो अपनी कविता गुरुजी को दिखाते थे। कभी कभी वह रात को ही गुरुजी के घर जाकर के कविता दिखाते थे और फिर गुरुजी उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते थे। उनको जो बताते थे कि रस, छंद, अलंकार, इनका प्रयोग कविताओं में कैसे किया जाता है, काव्य में कैसे किया जाता है, शुद्ध लेखन कैसे होता है, लय का ज्ञान क्या है, लय का प्रयोग कैसे किया जाता है। और उसके साथ ही वे उन्हें पुस्तक व कविता संग्रह भी देते थे। अन्य कवियों के द्वारा लिखी गई जो कविताएं होती थी उनको दिखाते थे, उनको देते भी थे, ताकि उनको अच्छी तरह कविता का ज्ञान हो सके। और इस प्रकार लेखक को गुरुजी का सानिध्य मिलता था, उनकी निकटता मिलती थी और उनकी जो मराठी भाषा थी उसमें सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उनकी समझ में आने लगा कि शब्द किस प्रकार से गढ़े जाते हैं और शब्दों का महत्व क्या होता है। तो इस प्रकार से आगे जाकर के वो लेखक के रूप में हमारे सामने आए और ये जो उपन्यास है उनकी एक कृति के रूप में हम पढ़ रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि यदि हम किसी चीज़ के प्रति सजग हैं, यदि हमारी आकांक्षा है और किसी चीज़ के बारे में जिज्ञासा है तो उसको हम जरूर सीखते हैं। इस उपन्यास के अंश से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा का जो वास्तविक स्वरूप है वो बृहत है, व्यापक है और पढ़ने लिखने का अर्थ सिर्फ आजीविका से नहीं है, उसके और भी मायने हैं जीवन में। और शिक्षा एक ऐसा हमारे पास शस्त्र है जिसके द्वारा हम दुनिया को जीत सकते हैं, कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अब कुछ पाठ में आए हुए शब्दार्थ हैं, इनको भी देख लेंगे। जैसे गड्ढे में धकेलना, पतन की ओर ले जाना। पोलो एक गन्ने का रस निकालने वाला यंत्र होता है, वो पुराने समय में प्रयोग किया जाता। आज तो गन्ना पेरने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं और छोटी मशीनें भी हैं। बहुत आयात यानी अत्यधिक, और मन रखना, ध्यान देना, तड़पन, पीड़ा, जोत देना यानी लगा देना, बाड़ा, अहाता, परिवेश, जीवने यानी खाना खाने के लिए, राह देखना, इंतजार करना, जिरा, बहस, हजामत बनाना। अब हजामत बनाना आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ये शब्द। आमतौर पर हजामत बनाने का अर्थ जो है दाढ़ी बनाने से भी होता है, लेकिन यहाँ पर फटकारने से, डांट लगाने से इसका अर्थ है। और इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं, निवाह, निर्वाह, दहशत, भय या डर। तो इन सारे शब्दों का अर्थ भी समझ लेंगे। उसके बाद पाठ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और
आज की इस कक्षा में हम इस पाठ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो है जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी लिखा हुआ है। जूझ का साधारण अर्थ होता है जूझना अथवा संघर्ष करना। यह उपन्यास अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। उपन्यास का कथानायक भी जीवन भर स्वयं से और अपनी परिस्थितियों से जूझता रहता है, यानी संघर्ष करता रहता है। तो ये जो शीर्षक है कथानायक की संघर्षशील वृत्ति का परिचय देता है, चरित्र का परिचय देता है, आचरण का परिचय देता है। हमारे कथानायक में संघर्ष की भावना है, वह संघर्ष करने के लिए मजबूर है, लेकिन उसका ये संघर्ष ही उसे एक दिन पढ़ा लिखा इंसान बना देता है। इस संघर्ष में भी उसने आत्मविश्वास बनाए रखा है। यद्यपि परिस्थितियां उसके विरुद्ध होती हैं, तथापि वह अपने आत्मविश्वास के बल पर इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझने में सफल हो जाता है। तो वास्तव में कथानक की संघर्षशीलता ही उसकी चारित्रिक विशेषता है। उपन्यास की शीर्षक से यही केंद्रीय विशेषता उजागर होती है। तो इसके जो पाठ के अन्य प्रश्न उत्तर हैं उनको हम अगली कक्षा में जानेंगे, अगली कक्षा में उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर आगे के प्रश्नोत्तरों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू।